हे गाइस, आज हम कंबोडिया में इस 1000 साल पुराने प्रिहा विहार नामक मंदिर में एक अजीब चट्टान काटने की तकनीक को देखने जा रहे हैं। मैं इसे देखने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ, क्योंकि ये जो चट्टान काटने वाली तकनीक है वो एकदम दिमाग को हिला देने वाली है। और मुझे पक्का भरोसा है कि आज से पहले आपने ऐसी कोई तकनीक किसी भी प्राचीन स्मारक में नहीं देखी होगी। इस गलियारे की छत को देखिए, इसकी आकृति को देखिए, ये एक आर्च है। वास्तुकला में हम इसे गुंबद कहते हैं, पर इन पत्थरों में कुछ बहुत अजीब है। छत के सबसे ऊपरी हिस्सों पर ध्यान दीजिए, ये अद्भुत हैं, क्योंकि ये वास्तविक वृत्ताकार शिलाखंड हैं जो ठोस सैंडस्टोन से बने हैं। प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने वास्तव में ठोस सैंडस्टोन को लिया और उसे घुमावदार वृत्तखंड बना दिया। ऊपर के शिलाखंडों को कीस्टोन कहते हैं, और इस गलियारे के ऊपरी शिलाखंड बिल्कुल किसी रबर की तरह मोड़ दिए गए हैं। अगर हम इस चित्र को जरा तिरछा करें तो आप देखेंगे कि ये वृत्त कितने घुमावदार हैं, और घुमाव का कोण तो आश्चर्यजनक है। पर क्या सच में ये अनोखा है? अधिकांश प्राचीन सभ्यताओं में आर्चेस का उपयोग हुआ है। वास्तव में रोमन्स ने भी 2000 साल पहले इसका प्रयोग किया है, पर आप अभी भी अचंभे में हैं। चलिए इस सुरंग को देखते हैं, जो कि स्कॉटलैंड में है। ये इस मंदिर के 300 साल बाद बनाई गई है। पहली झलक में आपको ये एक बढ़िया वृत्ताकार गलियारा लगेगा, पर जरा ऊपर के शिलाखंडों को देखिए। यहाँ एक नहीं, दो आधारशिला हैं। जो शिलाखंड हैं वो वृत्ताकार नहीं हैं, बल्कि निर्माणकर्ताओं ने दो आयताकार खंडों को हल्का सा वृत्ताकार बनाने की कोशिश की है। ये ग्रीस का प्राचीन ओलंपिक स्टेडियम है। इसके आर्च को देखिए, ये कितना सटीक आर्च लगता है। पर जब आप जूम करके ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में वे आयताकार शिलाखंड ही हैं, पर उन्हें बड़ी सफाई से सजाया है, जिससे कि वे हमें आर्च जैसे लगे। मैंने मध्य और प्राचीन यूरोप के कई स्मारकों के आर्च और गुंबद के उदाहरण देखे हैं, और मुझे आश्चर्य है कि इन संरचनाओं में कोई भी सटीक आर्च नहीं है। मतलब कोई ऊपरी शिलाखंड वास्तव में आर्च के रूप में घुमावदार नहीं है। पर यहाँ सुदूर कंबोडिया में कैसे प्राचीन हिंदुओं ने पत्थरों को मोड़कर सटीक आर्च बनाए हैं। प्राचीन समय को भूल जाइए, क्या आज के समय में हम इन सटीक आर्च को बना सकते हैं? ये ग्रीस का एक प्राचीन गुंबद है, और ऊपरी पत्थर के गिर जाने के कारण इसकी शिलाखंड लगाकर मरम्मत की गई है। पर देखिए, ये नए खंड भी वास्तव में आयताकार पत्थर हैं जो थोड़ा घूमे हुए हैं। क्यों? पत्थरों पर आर्च या घुमाव बनाना इतना मुश्किल क्यों है? किसी भी वस्तु को सीधा काटना बहुत आसान होता है। बस हमें वस्तु से कठोर औजार की जरूरत होती है। ये एक लकड़ी है, और इस पर धागे से एक लाइन बनाकर किसी कठोर धातु जैसे कि आरी से हम इसे काट सकते हैं। आरी सामान्यतः लकड़ी से कठोर होती है, तो मुझे बस इतना करना होगा कि एक लकड़ी लेकर उस पर एक सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी, और फिर मैं उसे सीधी रेखा में काट पाऊंगा। तो ये कोई समस्या है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं, मैं बीच से होते हुए नीचे की तरफ जा रहा हूँ, और मुझे बस अंत तक पहुँचना है। और ये देखिए, मैंने इसे एकदम सटीक काटा है, बिना किसी खास औजार के। मैंने सिर्फ अपने हाथों के सीधी रेखा में जाने की तकनीक से इसे काट लिया। अगर आपको आयताकार या वर्गाकार ब्लॉक्स को काटना हो तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पर यदि आपको वृत्त या अर्धवृत्त या किसी भी प्रकार के वृत्त को काटना हो तो ये ज्यादा मुश्किल ही नहीं होगा, वास्तव में असंभव ही होगा, क्योंकि आप अपने हाथों को बार बार वृत्ताकार में नहीं घुमा सकते। अंत में ये बहुत ही खराब बनेगा, और फिर हमें उसे किसी तरह ठीक करना होगा। क्यों? क्योंकि आपके हाथ घुमाव और वृत्त की गति में लगातार नहीं चल सकते। मुझे किसी कंप्यूटरीकृत मशीन की जरूरत होगी।
जैसे आज के समय में सीएनसी मशीन होती है जिनसे सटीक वृत्त बनाए जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम प्रिया विहार मंदिर की छत को देखें तो हमें वहां कोई एक नहीं बल्कि सैकड़ों वृत्ताकार शिलाखंड नजर आते हैं और हमें उन सभी के कोण भी एक समान ही लगते हैं। उनमें कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब उन्हें एक समान ही बनाया गया था और हाथों से सिर्फ छेनी हथौड़ी से शिलाखंड को बनाना असंभव ही है। बड़े छेनी हथौड़े से तो सैंडस्टोन पर कुछ भी बनाना असंभव है। अगर आप बाहर से इस मंदिर को देखेंगे तो बाहर से भी उन्होंने उसे वृत्ताकार ही बनाया है। आपको लगेगा कि ये बस आयताकार होंगे, मगर नहीं, उन्होंने इसे बाहर से भी वृत्ताकार ही बनाया है। इसका मतलब जो भी प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने किया वह अद्भुत है। उन्होंने आयताकार शिलाखंडों को लिया और उन्हें मोड़कर सटीक आर्च बनाए। शायद प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने आधुनिक मशीन की तकनीक से ऐसा किया होगा, जिसका मैं आपको पहले भी उदाहरण इसी मंदिर में ही दिखा चुका हूं। पर मैं आपको बिल्कुल ही नया सिद्धांत दिखाऊंगा जिससे बिना किसी आधुनिक मशीन के इतने सटीक आर्च बनाए जा सकते हैं। यहाँ मैं एक तरह का फोम लूंगा। ये मुलायम पदार्थ है। देखिए मैं कितनी आसानी से कर्व को दोबारा बना सकता हूँ। सबसे पहले मैं ये करने जा रहा हूँ कि मान लीजिए ये कंबोडिया का विशाल शिलाखंड है और निर्माणकर्ताओं ने इसका अच्छे से निरीक्षण किया होगा। सबसे पहले वे इसका छोटा टुकड़ा लेंगे, छोटी पट्टी उसमें से निकालकर वृत्त बनाएंगे। तो मैं इसकी बहुत छोटी और पतली पट्टी काटूंगा। निसंदेह ये कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सीधी रेखा में काटना बहुत आसान होता है। अब मेरे पास ये पतला टुकड़ा है। आप देख सकते हैं ये बहुत पतली पट्टी है। हम इससे अब आर्च बनाएंगे। तो अब हम इसे यहाँ रखेंगे और अब हम इस पतली पट्टी को आर्च में बदलेंगे। ये सब करने के लिए हमें डिवाइडर जैसे औजार की ज़रूरत होगी। ये एक सामान्य सा औजार है। इसे हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। वास्तव में ये एक प्राचीन औजार है। अब मैं एक निश्चित माप लूंगा। चलिए मैं 2 सेंटीमीटर लेता हूँ और इसका केंद्र निश्चित करते हैं। ये मेरा केंद्र है, ठीक है। और अब मैं इसका आर्च बनाऊंगा। ये देखिए मैंने कर लिया। ये एक सटीक आर्च है। मैं बिल्कुल नया हूँ तो मुझे ये एकदम सटीक ही लग रहा है। अब मैं इसका घेरा बढ़ाऊंगा। दुगना करते हैं, लगभग 4 सेंटीमीटर। उसी केंद्र का इस्तेमाल करके अब मैं दूसरा आर्च बनाऊंगा। देखिए कितना सटीक बना है। देखिए मैं पहली बार इसे बना रहा हूँ, फिर भी आपको ये लगभग सटीक ही लगेगा। इस तकनीक से बस कुछ ही प्रयासों में मैं बिल्कुल सटीक आर्च बनाने लग जाऊंगा। अब मुझे बस इतना करना है कि दोनों टुकड़ों को हटाना होगा। बिल्कुल ऐसा ही प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने किया होगा। अब इसकी खासियत ये है कि हम जितने चाहें उतने हूबहू आर्च बना सकते हैं, क्योंकि हम इसके माप को जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहला घेरा 2 सेंटीमीटर का है और दूसरा 4 सेंटीमीटर का। अब मुझे बस एक डिवाइडर चाहिए। कोई मापने की पटरी भी नहीं चाहिए। इन्हें धागे से भी माप सकते हैं। बस इसी तरह मैं बहुत सारे सटीक आर्च बना सकता हूँ और उसे मंदिर की छत पर लगा सकता हूँ। मुझे लगता है कंबोडिया के प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने इसी तकनीक से सटीक आर्चेस को बनाया होगा। आपको क्या लगता है? पर यहाँ एक छोटी सी समस्या है। इस तकनीक से आर्च बनाने के लिए पदार्थ का फोम की तरह मुलायम होना बहुत जरूरी है। सैंडस्टोन जैसे कठोर पत्थर पर ऐसे आर्च बनाना असंभव है। सैंडस्टोन सामान्यतः बहुत कठोर होते हैं, तो यह तकनीक इस पर लागू ही नहीं होगी। तो क्या प्राचीन लोगों ने पत्थर को मुलायम बनाया होगा? अगर ऐसा है तो उन्होंने इन कठोर सैंडस्टोन को मुलायम कैसे किया होगा?
हिंदुओं का मानना है कि इसके लिए वे किसी जड़ी बूटी या औषधि का प्रयोग करते थे, फिर मनचाहे आकार में पत्थर को काट लेते थे। कुछ समय बाद पत्थर फिर से पहले की तरह कठोर हो जाते थे। लोग इसे आश्चर्यजनक सिद्धांत समझते हैं। ठीक है, पर इसके बारे में सोचिए। ठोस पत्थर पर बीज कैसे उगते हैं? कठोर चट्टान पर भी कभी कभार आपने बीज को जड़ फैलाते हुए देखा होगा। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जड़ी बूटियों और यहाँ तक कि बीज में भी ऑक्सैलिक एसिड होता है, जो काफी सख्त होता है, जिसके चलते वो पत्थर को भी मुलायम कर देते हैं। इसलिए चट्टानों में हमने पेड़ निकलते हुए देखे हैं। कभी कभी तो ये जड़ें प्राचीन स्मारकों को ढहा भी देती हैं। इन पत्थरों को मुलायम करने के लिए प्राचीन कंबोडिया के लोगों ने जरूर कोई औषधि या एसिड का इस्तेमाल किया होगा, नहीं तो सैकड़ों सटीक आर्च बनाना असंभव है। ये महज अंदाजा नहीं है, इस एसिड तकनीक का वास्तविक प्रमाण है। छत के कोनों के पत्थरों को देखिए, ये आश्चर्यजनक है। ये विशाल शिलाखंड कैसे काले पड़ गए हैं। ऐसा लगता है मानो इन पर किसी एसिड या केमिकल का प्रयोग हुआ है। इस शिलाखंड की सतह को देखिए, इसमें कितने उभार हैं। ऐसा लगता है इस पर किसी एसिड या केमिकल का प्रयोग हुआ है, जिसने सतह को जला दिया है। पत्थरों को मुलायम करने के लिए प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने निश्चय ही किसी जड़ी बूटी या मिश्रण का उपयोग किया होगा। जब मैंने इन शिलाखंडों को थोड़ा खुरचा तो मुझे लगा कि इसके प्राकृतिक स्वभाव को बदला गया है। अब ये सवाल है कि इन वृत्ताकार गलियारों की क्या जरूरत थी। इतनी कठिन चट्टान मोड़ने की तकनीक के पीछे जरूर कोई वजह रही होगी। और सिर्फ ऊपर के ही शिलाखंडों को वृत्ताकार नहीं बनाया था, बल्कि उसके पास के दो खंडों को भी मोड़ा था। और रहस्य सिर्फ यही नहीं है। इस सतह के खंडों को देखिए, ये वृत्त नहीं है, ये उभार हैं। मेरा मतलब है ये विपरीत दिशा में मोड़े गए हैं। इसे थोड़ा झुकाते हैं। मेरा मतलब है कि ये सच में गजब है। ये कैसी इंजीनियरिंग है? छत की दीवार को अंदर की तरफ वृत्त और बाहर की दीवार को बाहरी वृत्त सा क्यों बनाया? अगर हम कुछ दूरी से इसे देखें तो इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। गलियारे को चाबी के छेद के जैसा बाहर और अंदर की तरफ से वृत्ताकार होना था। पर ऐसे आकार की क्या जरूरत है? यह शायद ध्वनि के प्रसारण या उसकी आवृत्ति के लिए कोई ध्वनिक बनावट थी। आज वास्तु ध्वनिक अलग ही विषय है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञ सिम्फनी हॉल और थिएटर को ऐसा बनाते हैं कि उसमें आवाज उनके मनचाहे तरीके से आवागमन करे, जबकि प्राचीन हिंदुओं ने यह तकनीक 1000 साल पहले ही बना ली थी। चौकोर खिड़कियों के साथ ये चाबी के छेद जैसा गलियारा जरूर किसी ध्वनिक कारण से बनाया होगा। मैं किसी तरह इस गलियारे के इस कोने की तरफ आकर्षित हूँ। ये शिलाखंड अन्य खंडों से अलग है। इस बड़े शिलाखंड में छोटे आयताकार छेद हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या ये कोई गुप्त लीवर की तकनीक है? क्या मैं इसमें किसी तरह चाबी डालकर घुमाऊं तो ये खुल जाएगा? जब मैं इन शिलाखंडों को खटखटाता हूं तो ये खोखली आवाज करते हैं। इन शिलाखंडों में कुछ अजीब बात है। जब मैं इन्हें थपथपाता हूं तो ये खोखली आवाज करते हैं। मुझे उस तरफ जाकर देखना चाहिए कि दूसरी तरफ क्या है। जब मैं शिलाखंड की दूसरी तरफ गया तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि मुझे वही चीज दिखती है जो कि हमने पिछली वीडियो में देखी थी। एक दरवाजा जो कि ऊपर से काल के द्वारा संरक्षित है। काल समय का मानवीय रूप है। समय को दरवाजे पर क्यों बनाया गया? द्वार पर अभी भी चमकदार रंग है और ये बड़े शिलाखंडों से बना है। इसे देखकर आपको आसानी से इसके असली होने का भ्रम हो जाएगा, क्योंकि ये देखने में काफी असली लगता है। इस ठोस दरवाजे को किसी भी बल से नहीं खोला जा सकता, पर शायद ये किसी आवाज या किसी तरह की तरंगों से खुल सकता है। हम इस मंदिर में कुछ रोमांचकारी भी देख सकते हैं। हमें जब भी ध्वनि तकनीक का एहसास होता है, हमें समय भी दिखाई पड़ता है। ध्वनि और समय
आपस में कैसे जुड़े हैं? क्या हम ध्वनि के प्रयोग से समय के चक्र को तोड़ सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार मुझे जरूर बताएं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा। बाय।